हेलो फ्रेंड्स, सत्य कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग भूगोल पढ़ेंगे। भूगोल में सबसे जो पहला चैप्टर है उसका नाम है संसाधन एवं उपयोग। तो संसाधन एवं उपयोग के बारे में हम पढ़ेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं तथा इसका उपयोग हमारे जीवन में क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संसाधन का परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे। संसाधन किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है उसे संसाधन कहते हैं। यहाँ हमें देखना है कि दुनिया की कोई भी ऐसा वस्तु है जो हमारे पृथ्वी पर हमारे विश्व में उपलब्ध है और वह हमारी आवश्यकता जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करता है, तो उसे हम लोग संसाधन कहेंगे। जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। जैसे कोई भूखा व्यक्ति है और उसको भूख लगा है और उसको ज़रूरत है रोटी का, तो उसको भूख को मिटाने के लिए रोटी चाहिए और वह रोटी लेकर अगर खाता है, वह भोजन करता है, तो वह रोटी उसके लिए क्या हो जाएगा? संसाधन हो जाएगा। जैसे हम लोगों को अपने शरीर को ढकने के लिए हमें ज़रूरत है कपड़े का, और उस कपड़े का हम लोग अपने शरीर को, अपने तन को ढकने में अगर उसका उपयोग करते हैं, तो वह हमारे लिए जो कपड़ा होगा वह संसाधन हो जाएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पर अलग अलग वर्गीकरण किया गया है और उसमें सबसे जो पहला है संसाधन का पहला जो आधार पर बांटा गया है, उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है, वह है जैव और अजैव। यानी उत्पत्ति के आधार पर अगर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं पूछा जाए तो हमें यही बताना होगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं, पहला जैव और दूसरा अजैव। अब हमें ये पढ़ना होगा कि जैव संसाधन किसे कहते हैं। तो वैसा संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है तथा उसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, उसे हम जैव संसाधन कहेंगे। एक बार फिर बताते हैं कि वैसा संसाधन जिनकी प्राप्ति हमें जैव मंडल से होती है तथा उनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। जो लक्षण सजीव में पाए जाते हैं वही लक्षण इसमें भी पाए जाते हैं। तो वैसे संसाधन को हम लोग बोलेंगे जैव संसाधन। इसका उदाहरण होगा जैसे मनुष्य और मत्स्य इत्यादि, ये हमारे जैव संसाधन के उदाहरण है। और जो दूसरा परिभाषा है, इसका जो प्रकार है वह है अजैव संसाधन। तो हमें समझना होगा कि अजैव संसाधन किसे कहते हैं और इसका उदाहरण क्या है। तो हम देखेंगे कि वैसा संसाधन जिसमें निर्जीव के लक्षण पाए जाते हैं, वैसा संसाधन जो जिसमें निर्जीव के लक्षण पाए जाते हैं उसे हम लोग कहेंगे अजैव संसाधन। जैसे में धातु, चट्टान, खनिज इत्यादि, इसमें निर्जीव के लक्षण पाए जाते हैं, इसमें सजीव के लक्षण नहीं पाए जाते हैं, इसमें सभी निर्जीव के लक्षण पाए जाते हैं, इसलिए इसे अजैव संसाधन कहा जाता है। जैसे में धातु, चट्टान, खनिज इत्यादि हो गया, ये इनके उदाहरण हैं। अब अगला देखेंगे कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। ये उपयोगिता के आधार पर, अभी हम लोग क्या पढ़े? उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर दो पढ़े, जैव और अजैव। लेकिन अब दूसरा जो है वह हमारे उपयोगिता के आधार पर है। तो उपयोगिता के आधार पर हमारे जो संसाधन है उनके भी दो भेद होते हैं। पहला है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। तो हम पढ़ेंगे कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं तथा इसके उदाहरण क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे पहले देखते हैं कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसका डिफिनेशन होगा वैसा संसाधन जिन्हें भौतिक, यांत्रिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हम पुनः निर्मित कर सकते हैं, वैसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। एक बार फिर से बताते हैं कि वैसा संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक
या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः निर्मित किया जा सके उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा इत्यादि, ये सभी नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। और जो अगला है वह है हमारा अनवीकरणीय संसाधन। हम पढ़ेंगे कि अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो ऐसा संसाधन जिनका एक बार उपयोग कर लेने के बाद वो पुनः समाप्त हो जाते हैं या उनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, तो वैसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सभी हमारे अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। क्योंकि जब हम कोयला का एक बार उपयोग कर लेते हैं तो वह पुनः समाप्त हो जाता है और उनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए यह अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन को 4 भागों में बांट दिया गया है। यानी स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। जो पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये हमारे स्वामित्व के आधार पर बांटा गया है। तो सबसे हम पहले पढ़ेंगे कि व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं तथा इसके उदाहरण क्या है। तो इसका परिभाषा हम देखते हैं कि वैसा संसाधन जिनका स्वामित्व कोई खास व्यक्ति होता है। वैसा संसाधन जिनका स्वामित्व कोई खास व्यक्ति होता है, वैसे संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे में हम लोगों का घर है, अपना जायदाद है, घर का कुआं है, अपना निजी तालाब है, ये सभी व्यक्तिगत संसाधन के उदाहरण हैं। क्यों? क्योंकि इनका मालिक कोई खास व्यक्ति होता है। जैसे हम लोग का घर है, तो हम लोग का घर जो है वह उसका मालिक हम लोग हैं। हम लोग निजी व्यक्ति अपना उसका निजी व्यक्ति के क्षेत्र में, अधिकार क्षेत्र में होता है, वह होता है व्यक्तिगत संसाधन। इसका कोई मालिक दूसरा नहीं होता, इसका मालिक हम लोग खुद होते हैं और उसको हम सरकार को इसके बदले लगान को चुकाते हैं। तो ऐसे संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। और जो दूसरा है वो है हमारा सामुदायिक संसाधन। तो सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं तथा इसके उदाहरण क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सामुदायिक की मतलब ही यहाँ पर सब प्रकट हो जा रहा है कि सामुदायिक मतलब होता क्या है, मतलब समूह। सामुदायिक मतलब कि समूह। तो हम पढ़ेंगे कि वैसा संसाधन जिनका उपयोग हमारे समुदाय के सभी लोग करते हैं। वैसा संसाधन जिनका उपयोग हमारे समुदाय के सभी लोग करते हैं, तो उसे हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे में देखें हम, तो यहाँ पर शमशान है, यहाँ पर खेल के मैदान है। तो शमशान किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में नहीं होता है। अगर कोई समुदाय के कोई भी व्यक्ति अगर किसी के घर का अगर वो मर जाते हैं, तो उनको वहाँ पर दफनाने के लिए लेकर जाया जाता है। यानी समुदाय के सभी लोग जाएंगे, कोई एक व्यक्ति नहीं, उस पर कोई किसी का मालिकाना नहीं होता है। वो उस स्थान का मालिक नहीं होता है कि नहीं यहाँ पर केवल मेरे घर का ही लाश यहाँ पर दफनाया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जो उसी तरह ले लेते हैं खेल के मैदान। खेल के मैदान है, यहाँ पर हमारे समुदाय के सभी लोग खेलने जाएंगे, सभी घर के लड़के खेलने जाएंगे। यहाँ पर किसी का अधिकार क्षेत्र अपना नहीं होता है, किसी का निजी अधिकार क्षेत्र नहीं है कि यहाँ पर नहीं मेरा ही लड़का खेलेगा, यहाँ पर किसी दूसरे का लड़का नहीं खेलेगा। यहाँ पर समुदाय के सभी लोग खेलेंगे। इस पर कोई पाबंदी नहीं है कि केवल मेरा ही लड़का खेलेगा, यहाँ पर दूसरे का लड़का नहीं खेलेगा। अगर वैसे हो जाए, पाबंदी लग जाए कि यहाँ केवल मेरा ही लड़का खेलेगा, तो वह हमारा व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत में आ जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि अगर किसी का निजी जमीन है, किसी का निजी जमीन है और वहाँ पर गांव के दूसरे लड़के लोग खेल रहे हैं, तो वहाँ पर से यह हटा सकता है। क्यों हटा सकता है? क्योंकि वह सामुदायिक नहीं है, वह सामुदायिक संसाधन नहीं है, वह उनका व्यक्तिगत जमीन है, वह उनका व्यक्तिगत संसाधन है और उसका मालिक वह खुद है, इसलिए वहाँ पर से हटा सकता है। लेकिन
सामुदायिक जो संसाधन है, जैसे खेल का मैदान कर दिए, विद्यालय कर दिए, ये सब हुआ, ये सामुदायिक संसाधन है। तो इस पर से किसी का मालिकाना इस पर नहीं चलता है। यहाँ पर हमारे समुदाय के सभी लोग इनका उपयोग करते हैं, इसलिए ये सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। है समझ में? अब इसके बाद पढ़ना है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या है? वैसा संसाधन जो कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यहाँ पर ऐसे संसाधन को देखना है कि इनका जो स्वामित्व होता है, जो इनका मालिक होता है, वह हमारा राष्ट्र होता है, वह हमारा देश होता है। हमारे देश के अंतर्गत, हमारे राष्ट्र के अंतर्गत जितने भी संसाधन आते हैं वे हमारे राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे मैं मान लीजिए कि सड़क हो गया, ये हमारे राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे, क्योंकि इनका देख रेख हमारे सरकार करती है। इनका देख रेख हमारे सरकार करती है, इसलिए ये राष्ट्रीय संसाधन के एग्जाम्पल हुए, उदाहरण हुए। और जो चौथा है वह है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जिनका स्वामित्व हमारे अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है, यानी वैसा संसाधन जिनका स्वामित्व हमारे अंतर्राष्ट्रीय संस्था होती है, उसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। वैसे संसाधन पर हमारे राज्य या कोई व्यक्तिगत जो व्यक्तिगत हमारे समुदाय के लोग होते हैं, या हमारे व्यक्तिगत कोई निजी व्यक्ति होता है, उन लोगों का, या हमारे राज्य होता है, या हमारे देश होता है, इन लोगों का स्वामित्व उस पर नहीं होता है। उन पर हमारे जो राष्ट्रीय संस्था है, जो हमारी राष्ट्रीय संस्था है, उनका स्वामित्व होता है। तो ऐसे संसाधन को हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखिए, जो हमारा महासागर है, जो हमारा महासागर है, तो महासागर के तट से 200 किलोमीटर दूर तक केवल राष्ट्र का स्वामित्व होता है। लेकिन जैसे ही 200 मीटर के दूर, यानी 200 किलोमीटर से जब वो दूर जाता है, तो वहाँ के संसाधन जितने भी होते हैं उनका मालिक हमारा कौन होता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत रख सकते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है विकास के स्तर पर। तो विकास के स्तर पर संसाधन के भी 4 प्रकार होते हैं। विकास के स्तर पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है वह संभावी संसाधन होता है। जो हमारा अगला स्तर है उसके आधार पर बांटा गया है विकास के स्तर पर। जो हमारा संसाधन को वर्गीकरण किया गया है, वह चौथा जो है वह हमारे विकास के आधार पर संसाधन के 4 भागों में बांटा गया है। वो हमारे विकास के आधार पर है। तो पहला जो है वह हमारा है संभावित संसाधन, और जो दूसरा है वह विकसित संसाधन, जो तीसरा है वह हमारा भंडार संसाधन, और चौथा है वह संचित कोष संसाधन। ये संसाधनों को विकास के स्तर पर उन्हें 4 भागों में बांट दिया गया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि संभावित संसाधन किसे कहते हैं। तो वैसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, उसे उपयोग में लाने की संभावना रहती है, लेकिन उसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो वैसे संसाधन को संभावित संसाधन कहेंगे। जैसे में लेते हैं कि हिमालय के क्षेत्र का खनिज, जिसका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम एवं महंगा है। उसी प्रकार राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा का असीम संभावनाएं हैं, परंतु अभी भी इनका सही रूप में विकास नहीं हो पाया है। और जो दूसरा है वह हमारा है विकसित संसाधन। तो वैसा संसाधन जिनका सर्वेक्षण प्रांत उपयोग हेतु मात्रा में गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। पूर्व में भी यह बताया जा चुका है कि संसाधनों का विकास तकनीक और संभाव्यता पर निर्भर है। उसे कहते हैं विकसित
संसाधन, और जो तीसरा है वह हमारा है भंडार संसाधन। तो वैसा संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है। उपयोग हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जाता है, उसे भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे जल, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक, ये हमारे भंडार संसाधन कहलाते हैं। और जो चौथा है वह है संचित कोष संसाधन। तो संचित कोष संसाधन का परिभाषा हम इस प्रकार करते हैं कि वैसा संसाधन जो वास्तव में भंडार के ही अंश है। जो हमारा संचित कोष संसाधन है वह हमारा भंडार का ही अंश होता है, जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इसका तत्काल उपयोग प्रारंभ में नहीं हुआ है, यह भविष्य की पूंजी है, क्योंकि इसका अभी हम तत्काल उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसे हम भविष्य में उपयोग में ला सकते हैं। इसलिए वह संसाधन क्या है, वह हमारे लिए पूंजी है। ऐसे संसाधन को संचित कोष संसाधन कहते हैं। जैसे नदी का जल, नदी का जो जल है वह संचित कोष संसाधन के उदाहरण है, इसे हम तत्काल में उपयोग नहीं ला रहे हैं। अगर जैसे ही हमारा तकनीक का विकास हो जाएगा तब हम इस जल को यानी नदी के जल को भी अपने जीवन में उपयोग लायक बना देंगे। तो ऐसे संसाधन जो होते हैं वह हमारा संचित कोष संसाधन होते हैं। इसके बाद पढ़ना है संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन नियोजन तो संसाधन नियोजन का परिभाषा होता है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन कहलाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि हमें जितनी संसाधन की जरूरत है उतना ही हम उपयोग करें। अगर उदाहरण के तौर पर देखें कि अगर हमको स्नान करना है और हम एक बाल्टी में पूर्णतः बहुत बढ़िया ढंग से हम स्नान कर सकते हैं, तो हम उसका उतना ही उपयोग करें। वहाँ पर हम एक बाल्टी के जगह पर 5 बाल्टी पानी व्यर्थ न करें, बर्बाद न करें। तो अगर ऐसे हम करते हैं, जितनी ज़रूरत है उतना ही हम उपयोग करते हैं, तो वह हमारा संसाधन नियोजन कहलाता है। अब होता है संसाधन का संरक्षण। संसाधन का संरक्षण, संसाधन का संरक्षण किसे कहते हैं? तो संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संरक्षण कहलाता है। यानी संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना ही संरक्षण कहलाता है। तो इस तरह से यह हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। चैप्टर खत्म हो गया।